सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। क्या नागरिकता संशोधन बिल मोदी सरकार के लिए संसद में शक्ति परीक्षण का सबब बन गया है? ये सवाल नागरिकता संशोधन बिल के विरोध और उसे लेकर जारी बवाल से खड़े हो रहे हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक में आज नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई, जिसे सरकार संसद के इसी सत्र में पेश करने वाली है। मगर विपक्ष धर्म और संविधान के नाम पर बिल का विरोध कर रहा है। यहां तक कि सरकार के कुछ समर्थक भी उसके विरोधी दिखाई दे रहे हैं, जिससे राज्यसभा में बिल के पास होने में अड़चनें दिख रही हैं। सवाल है कि क्या राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल फंस जाएगा? क्या नागरिकता संशोधन बिल मोदी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है? विपक्ष नागरिकता संशोधन बिल का विरोध आखिर क्यों कर रहा है? क्या हिंदू, जैन, बौद्ध शरणार्थियों को कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, आपकी मेजॉरिटी है, फिर भी हाथ जोड़ के कहता हूं कि इसको इजरायल मत बनाइए। कई लोग इसको विरोध और हम तो कहेंगे संविधान सभा की बैठकों से तय करिए कि नागरिकता को लेकर के हमारा क्या विचार था। और इस मुल्क को कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, आपकी मेजॉरिटी है, फिर भी हाथ जोड़ के कहता हूं कि इसको इजरायल मत बनाइए। कई लोग इसको विरोध कर रहे हैं, असम गण परिषद हुए, दूसरे लोग। मैं भी विरोध कर रहा हूँ, मुझे उनमें शुमार माइए। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं कि एनआरसी में जो इन्होंने भूल की है, जो गलती की है असम में, जिसमें से 19 लाख लोग बाहर है पर काफी लोग भारतीय नागरिक हैं, उस भूल को छुपाने के लिए ये एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, जिसका कोई संवैधानिक ढांचा नहीं है, जो भारत के मूल आदर्शों से परे है, और इसीलिए इस बिल का विरोध किया जाना चाहिए। इधर बिल को संविधान की मूल भावना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है, तो उधर घुसपैठ की समस्या से त्रस्त असम सहित पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि एनडीए की सहयोगी असम गण परिषद के विधायक भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि घुसपैठियों को खत्म करने के लिए एक तरफ तो एनआरसी लागू किया गया, वहीं अब बिल पारित होने पर बड़े पैमाने पर घुसपैठियों को नागरिकता दे दी जाएगी, जो उनकी भाषाई और सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरनाक साबित होगा। This is a decision of the Union Cabinet, not the decision of people of India. In a democratic country, every people have a right to support or oppose. And as an ex-ASU or as a citizen of our country, we oppose this bill. पिछली सरकार में लोकसभा से पास होने के बाद विपक्ष के विरोध के चलते ये बिल फरवरी 2019 में राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था।
जिसे इस बार सरकार पहले राज्यसभा में ही पेश करने वाली है। मगर कई दलों के विरोध के चलते सवाल यह है कि इस बार राज्यसभा में बिल कैसे पास होगा। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 243 है और बहुमत का आंकड़ा है 122। बीजेपी सांसदों की संख्या है 81, एआईएडीएमके के 11, बीजेडी के 7, यानी बहुमत के लिए जरूरी नंबर से 5 कम। अब देखिए कि बिल का विरोध कर रही पार्टियों की राज्यसभा में क्या स्थिति है। कांग्रेस 46, टीएमसी 13, एसपी 9, टीआरएस 6, एनसीपी 4, आरजेडी 4, बीएसपी 4, अन्य 17, यानी कुल 103 सांसद। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 117 और विरोध में 103 सांसदों के बाद बाकी बचते हैं 23 सांसद। क्या 23 में से 5 सांसद सरकार के साथ आएंगे? बीजेपी को भरोसा है कि धर्मनिरपेक्षता और देश की बेहतरी के नाम पर ही बाकी दल भी उसके साथ आ जाएंगे। कांग्रेस की स्थिति हो गई है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जो बिल आ रहा है उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश प्रो मुस्लिम कंट्री हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तो अगर कोई सेकुलर देश है सारे विश्व में तो हिंदुस्तान है। तो जो ये लेकर के आ रहे हैं अमित शाह जी, सरकार लेके आ रही है, वो बहुत स्वागत योग्य है। उससे देश का बहुत भला होने वाला है। यदि भारतीय उपमहाद्वीप में 3 ऐसे राज्य जो मजहबी राज्य हैं, यानी जो थियोक्रेटिक स्टेट है, तो इस भारतीय उपमहाद्वीप का एकमात्र सेकुलर स्टेट जो भारत है, वो उन देशों में मजहबी आधार पर प्रताड़ित किए जाने वाले लोगों को यदि शरण दे रहा है तो भारत की पुरानी और महान परंपरा के अनुरूप है। इसमें किस प्रकार की सांप्रदायिक बात देखना। मगर फिलहाल धर्म और संविधान को मुद्दा बनाकर जिस तरह बिल का विरोध हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि सरकार को नागरिकता संशोधन बिल पास कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, जिसे सदन में मोदी सरकार 2.0 के शक्ति परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आज दिन भर नागरिकता बिल को लेकर देश में हिंदू मुसलमान मचा रहा। विपक्ष ने कहा धर्म के आधार पर शरण देना गलत, तो सरकार ने कह दिया कि धर्म के आधार पर कहना गलत। राज्यसभा में गणित सरकार के पक्ष में नहीं दिखते। जी हां, यह समाधान या हिंदू मुसलमान, इसी को लेकर मचा हाहाकार। मैं आपको बता दूं कि आज देश का सवाल में मैं हिंदू मुसलमान करने नहीं बैठा। राष्ट्र हित की जो बात है, देश हित की जो बात है, आज वो देश का सवाल में चर्चा के लिए है। यहां पर मेहमानों का एक पैनल बुलाया गया है। जी हां, मेहमानों के पैनल में बड़े बड़े पार्टी के प्रवक्ता आपको मिलेंगे, पार्टी का पक्ष रखने वाले मिलेंगे। लेकिन मैं इतना कह दूं, यहां आपको बोलने के लिए बुलाया गया है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। जी हां, बोले वही जो आप बेहिचक सोच सकें और जवाब जिसका आप सुन सके। ये देश का सवाल है। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अमन सिन्हा, जी हां, आप पेशे से वकील भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मेरे साथ कांग्रेस की विचारधारा को सतत लगातार पुरजोर तरीके से बढ़ा रहे ऐसे निशांत वर्मा, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आपकी विचारधारा कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती दिखती है। मेरे साथ देश रतन निगम साहब, आप वरिष्ठ वकील हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक भी। जी हां, मेरे साथ नेह श्रीवास्तव साहब, आप मौजूदा दौर में वरिष्ठ अफसर हैं और भारत सरकार के गृह मंत्रालय से आपका ताल्लुक है। मेरे साथ अनिर्बान बनर्जी, जी हां, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कोलकाता से बैठे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि आखिर ये किसका पक्ष लेकर अपनी राय रखेंगे। और मेरे साथ संजय द्विवेदी, जी हां, इस बार थोड़े खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस बार जवाब उनको सरकार के खिलाफ देना है, लेकिन अब वो खुद सरकार में बैठ गए जिसका राज्य का नाम है महाराष्ट्र। जी हां, सबसे पहला सवाल अमन सिन्हा साहब, क्या ये नागरिकता संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ है? क्योंकि इसमें 6 पंथ तो हैं लेकिन मुसलमान नहीं। नहीं, बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है मनीष जी। और सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो नागरिक हैं हिंदुस्तान के, उनको ये वैसे भी नहीं अफेक्ट करता। ये तो जो शरणार्थी, जो रेफ्यूजीज हैं, उस कैटेगरी को कैसे डील करना है वो स्पष्ट रूप से बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अपने अनेक जजमेंट्स में कहा है
कि ये स्क्वायरली सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में फॉल करता है। अभी रोहिंग्या वाले इश्यूज में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरणार्थियों को लेके जो पॉलिसी बनेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंडेट है, उसका डोमेन है। अब जहां तक क्लासिफिकेशन की बात है, मनीष जी, सभी को जानकारी है 1947 में जब देश को आजादी मिली, उस समय चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान भी हो, वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदू जनसंख्या या बाकी धर्मों की जनसंख्या, सिख, बौद्ध, जैन, वो अच्छे खासे प्रतिशत में करीब 25% तक थी। आज मनीष जी सभी को ज्ञात है वो 1% के आसपास हो गई है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भी कहीं 1.5% के आसपास है। इतने लोग कहां चले गए? क्या जमीन निगल गया, आसमान खा गया, क्या हो गया? और इसका दायित्व, इसकी जिम्मेवारी कौन, कोई किसी की जवाबदारी होगी या नहीं होगी? जब इतनी बड़ी समस्या थी तो उस समय भारत सरकार ने, जो पिछले इतने समय से सरकारें चल रही थी, अमन साहब, जिस शालीनता से आप जवाब दे रहे हैं, आपको लगता है कि क्या राज्यसभा में इसी अमन चैन के साथ ये बिल आप पास करवा लेंगे? अमन जी, नहीं, मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है मनीष जी, क्योंकि जितने भी लोग आपके पैनल में बैठे हैं, जो संसद में भी हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि इसमें कुछ किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। जो शरणार्थियों का विषय है उसको कैसे एड्रेस किया जाए, उस बात पे इसका फोकस है। और स्पष्ट रूप से अगर डिक्लेयर्ड जो आंकड़े आपके पक्ष में नहीं है अमन साहब, अमन साहब, अमन जी, आप आंकड़े आपके पक्ष में नहीं है, जहां पे कि रिलीजियस परसिक्यूशन, देखिए आंकड़े तो सदन के पटल पे ही सिद्ध होंगे मनीष जी, पर हमें विश्वास है कि जितने भी पार्टीज हैं, लाइक माइंडेड पार्टीज, और जो भी सांसद महोदय हैं, वो इस बात को समझेंगे कि ये बिल जो रिफ्यूजीज की समस्या है, शरणार्थियों की समस्या जो लंबे समय से पेंडिंग थी, जो रिलीजियस परसिक्यूशन फेस कर रहे हैं, जो 25% से 1% हो गए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी, वो कहां चले गए वो लाखों लोग? अमन जी, आप भी जवाबदारी है या नहीं? कोई जी, आप भी पशुपेश में है, नहीं करेगा। देखिए, आप वरिष्ठ वकील हैं, आप जानते हैं कि किस तरह से बारीकी से अपनी दलील देते हुए निकल जाना। अमन जी, आप भी पशुपेश में है कि राज्यसभा में आखिर बिल पास होगा तो होगा कैसे? अंगणित नहीं कहता इस वक्त कि वो आपके पक्ष में होगा। निशान जी, शरणार्थियों की बात की जाए तो पाकिस्तान में प्रताड़ित और उत्पीड़न की अगर बात देखें तो उसमें शिया भी हैं, अहमदी भी हैं, कादियान भी। देखिए, सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देश के लोगों को गुमराह करना बंद किया जाए भाजपा की तरफ से। जिस आंकड़ेबाजी की ये बात कर रहे हैं कि जब देश विभाजित हुआ 1947 में, तो पहली बात, भारत और पाकिस्तान बना था, बांग्लादेश तो तब था भी नहीं, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था। जिन आंकड़ों की ये बात कर रहे हैं कि उस समय कितने वहां पे माइनॉरिटी अर्थात हिंदू, सिख, बौद्ध इत्यादि थे, तो वो जो सेंसस है वो 1941 का है, 1947 का नहीं है। ये वकील हैं, इसलिए बहुत आराम से निकल गए कि जब 47 का विभाजन हुआ तब लाखों लोग यहां से वहां, वहां से यहां हुए, तो उसमें एक बहुत बड़ा नंबर उपरांत उसके 1962, 1965, 1971 जिस तरीके से ये लोग एथनिक क्लींजिंग जिसको शब्द देते हैं, ये वही हुआ जो कश्मीर में यहां पे हुआ था, क्योंकि वहां पे टर्मोइल था। तो ये जो कहां चले गए, आसमान निगल गया, जमीन खा गई, ये इन्हें पता है कि ये या तो भारत में आ चुके थे या दुनिया में कहीं और माइग्रेट कर गए थे। अब बात आती है कि ये जो पर्टिकुलर CAB बिल को लेकर के इतना धमाल मचा है, अभी NRC को लेके देखिए। धमाल आप ही की विचारधारा वाली पार्टियां मचा रही। मचेगा, इसका कारण मचेगा, उसका कारण मैं बताता हूं। क्यों मचेगा? अगर शरणार्थी वहां पर उत्पीड़न हो रहा है, निशान जी, बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं और देश को बता रहा हूं कि NRC जब हुआ तो 19 लाख लोग आसाम में पाए गए जो भारतीय नहीं है। ये किसने ढूंढा? कांग्रेस ने नहीं ढूंढा, भाजपा ने नहीं ढूंढा, मोदी साहब ने नहीं ढूंढा, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुआ, उसमें निकल के आया 12 लाख हिंदू हैं। अब हो गया इनका बैकफुट कि नहीं साहब, अब तो हम फिर से करेंगे। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब देव जो कि भाजपा के हैं, उनका स्टेटमेंट है कि NRC लागू हुई तो मेरी चीफ मिनिस्टरशिप चली जाएगी। मेरे पिता बांग्लादेश का वहां का लेटर लिए। निशान जी, इस बीच ओवैसी ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने NRC और नागरिकता संशोधन बिल पर क्या कहा है?
आइए हम आपको सुनवाते हैं। लाया जो मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीडिया के रिपोर्ट्स में कहा गया कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को उससे एग्जाम्प्ट रखा गया है, यही है ना? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को एग्जाम्प्ट रखा गया ना उससे। आप मीडिया ने कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को उससे एग्जाम्प्ट रखा गया, ऐसी खबर है। हाँ, ऐसी खबर, अगर ऐसी खबर है तो ये खुद आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन है। आप ये कानून सिटीजन का दो देश में कैसा रहेगा, दो कानून कैसा रहेगा? दूसरा ये कि ये आप रिलीजन के ऊपर कानून बना रहे हैं, अगेन ये आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन है। तीसरी बात ये है कि हम जिसने हमारा संविधान बनाया और सिटीजनशिप का एक्ट बनाया गया, उसमें तो कभी ये बात जिक्र ही नहीं था कि मजहब की बुनियाद पर सिटीजनशिप दी जाएगी। चौथी बात ये, अगर कोई एथिस्ट होगा क्या करेंगे आप? और अगर कोई कहेगा कि मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन है, उसका क्या करेंगे आप? पांचवी बात यह है कि हम लोग नॉन रिफ्यूलेंट डॉक्ट्रिन को मानते हैं और आईसीजे में हमने कुलभूषण का केस लड़ा। क्यों लड़ा? क्योंकि हमारे पास रूल ऑफ लॉ है, एक हाई मॉरल ग्राउंड है। इस तरह के कानून बनाने के बाद पूरी दुनिया में हमारा एक मजाक होगा अगर ऐसा कानून बनता है। और ये कानून बनाकर बीजेपी सरकार एक मैसेज देना चाह रही है, खासतौर से भारत के मुसलमानों को, कि आप अव्वल दर्जे के शहरी नहीं, आप दूसरे दर्जे के शहरी हैं। बीजेपी के सांसद ने यह भी कहा है कि दुनिया में मुस्लिम कंट्री हैं, जिविश कंट्री हैं, अलग अलग धर्मों की कंट्री हैं, तो क्यों नहीं हिंदू कंट्री होना चाहिए भारत? नहीं, वो शायद अपनी आरएसएस की आइडियोलॉजी को दोहरा रहे हैं, मगर जब तक जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, जब तक वो संविधान रहेगा, ये देश थ्योरेटिक कंट्री नहीं बन सकता। अगर बनेगा तो बड़ा अफसोस का दिन होगा। कांग्रेस पार्टी, व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन सीएबी? My reaction on CAB, if the media reports are correct, that the northeast states would be exempted from the CAB proposed law. If that is correct. आपने विरोध में ओवैसी को सुना, तो अब पक्ष में बीजेपी सांसद रवि किशन को भी जरा सुन लीजिए। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र तो हम ये नहीं देखे 100 करोड़ हिंदू आबादी है, ऐसे ये हिंदू राष्ट्र है। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं यहाँ। जब इतने सारे मुसलमान देश हैं, जब इतने सारे क्रिश्चियन देश हैं, तो ये 100 करोड़ का अगर हिंदू देश होता है, 100 करोड़ की आबादी मेजॉरिटी जहां पर है, तो ये हम लोगों के लिए एक अद्भुत बात है कि हम लोग का अस्तित्व, हम लोगों की पहचान, हम लोगों की संस्कृति, संस्कार जीवित है। उस जीवित करने के लिए एक माटी है जिसका नाम भारत है। तो ये बड़ी गर्व। आपने दोनों को सुना, पक्ष भी और विपक्ष भी। निशान जी, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं आखिर एक एक से पूछूं कि अंगगणित कैसे आएगा, कैसे पास करेगी सरकार राज्यसभा में। निशान जी, आप अपनी बात पूरी करें। आपने ओवैसी को भी सुना और रवि किशन को भी। देखिए, ओवैसी की भी बात तो एक एक शब्द सही है। रवि किशन जी तो पता नहीं कहां से क्या बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है। आपको खराब लग रहा है अगर वो ये कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र है ही नहीं? आपको खराब क्या लगेगा? खराब क्या लगना है ही नहीं। किसने कहा हिंदू राष्ट्र है? मजाक की बात तो इन्होंने ये बना रखी है सीएबी को लेकर के कि भाई मुसलमानों का नाम नहीं लेंगे उसके अंदर। अरे साहब, आप मुझे ये बताइए, अमन सिन्हा जी, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ही तो देंगे किसी को शरण, और उसके बाद नागरिकता। ये अदनान सामी कौन था? या परम पूज्य संत महात्मा अदनान सामी, जो कि शंकराचार्य के पता नहीं छठी पोथी के निकल के आए थे, मुसलमान थे ना। वो भी एक पाकिस्तानी जो ब्रिटिश नागरिक था, बाद में कनेडियन हुआ, तीसरी बीवी के साथ इंडिया में आया, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में किरण रिजिजू। आप ऐसा बताइए, आप किसको पोथी के निकल के आए थे? मुसलमान थे ना। वो भी एक पाकिस्तानी जो ब्रिटिश नागरिक था, बाद में कनेडियन हुआ, तीसरी बीवी के साथ इंडिया में आया, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में किरण रिजिजू। आप ऐसा बताइए, निशान जी, आप ये बताइए, आपके विरोध के साथ साथ आपको लगता है कि जो अन्य दल है जो इस बिल का विरोध करेंगे राज्यसभा में, आपको लगता है ये पेच से बीजेपी निकाल पाएगी? नागरिकता दी जाए? भाजपा को डर इसी बात का है कि ये नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए राज्यसभा में पहले पेश कर रहे हैं। संजय द्विवेदी जी, अमन सिन्हा जी, आप नहीं करा पाएंगे पास, निशांत वर्मा का कहना है। खुद जानते हैं मनीष जी। नहीं मनीष जी, देखिए, जहां तक नंबरों का प्रश्न है, जैसा मैंने कहा कि पहले भी कई विधेयक जिसपे ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि तो पहले लोकसभा में ले आइए ना सिन्हा साहब। इतना ही डेयरिंग है, हमारे मित्र निशांत, इतना डेयरिंग है तो पहले लोकसभा में पास कराइए, फिर राज्यसभा में लाइए ना। अच्छी बात है। अब आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। अब हमारे
मित्र जो है निशांत वर्मा जी, ये भी वकील हैं, पर कई बार भूल जाते हैं, कई बार ऐसे अंतर विरोधी सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट्स देने लगते हैं। अब कह रहे हैं अदनान सामी जी को क्यों दे दी नागरिकता। अरे भाई, किसी मुसलमान को नागरिकता मिले तब भी आपको समस्या हो जाती है। तो फिर वो कानून तो एग्जिस्ट करता है वकील साहब, आदरणीय अधिवक्ता जी, जो कानून एग्जिस्ट करता है उसमें 3 देशों के नाम डाल के क्या राजनीति खेल रहे हैं, ये बताइए। आर वी नॉट अवेयर सिटीजनशिप इंटरप्ट मत करिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। सर, आपने अगर मैं आपको इंटरप्ट करना शुरू करूंगा तो आप नहीं बोल पाएंगे। बिल लाते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस समय इकोनॉमी पे बात नहीं करेंगे, आप इस समय बेटी बचाओ पे बात नहीं करेंगे, सवाल का कोर्ट रूम आप 2 अधिवक्ताओं को थोड़ी देर शांत रहने के लिए कहता है। देश के सवाल का कोर्ट रूम अमन जी 2 अधिवक्ताओं को थोड़ी देर के लिए शांत रहने कहता है। मेरे साथ और भी मेहमान हैं, मैं बहस में उनको ला लूं। कल तक जो आपके सहयोगी थे, आज आपके घोर विरोधी हैं, उनकी विचारधारा में कितना बदलाव आया है, इस बिल को लेकर सदन में उनका क्या रुख रहेगा। संजय द्विवेदी जी बताइए, एक समय था शिवसेना कहती थी चुन चुन के निकालेंगे मुंबई से। नहीं, शिवसेना ने कभी नहीं कहा। मनीष जी अरे क्या बात कर रहे हैं बाला साहब की, बाला साहब की आप एक पीछे से निकाल लीजिए उनके भाषण को निकाल दिया। अब सुन लीजिए बात, अब बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। 1996 में उन्होंने कहा था, हाँ, जब घुसपैठिए आए हुए हैं बाहर देशों से, तो सरकार भी तो यही कर रही है, तो आप अपना रुख साफ करिए। आज आप सरकार के साथ रहेंगे या नहीं? वो सरकार के साथ में है, सरकार साथ में है, लेकिन कोई बिल ला रहे हैं, उस पर जब संसद में लाएंगे बिल या राज्यसभा में लाएंगे, उस पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो विचार करेगा। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है विचारधारा के तहत आप सरकार का साथ देंगे? विचारधारा के तहत आप सरकार का साथ देंगे? आपका गठबंधन टूटा और आपकी कुर्सियां बदल दी गई थी। ये तो जब बिल नहीं, ये तो विचारधारा की बात नहीं। हमने फिर आपसे वही बात कही, विचारधारा तो आपने अपना ली, सेकुलर वाली विचारधारा। तो अगर आप सरकार के साथ जाते हैं तो आपके 2 दल जो इसके विरोध में हैं, वो आपके साथ कैसे बने रह सकते हैं? मनीष जी, मैं टोक रहा हूं आपको। मनीष जी, मैं आपको टोक रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी 1998 में गठबंधन एनडीए बनाया था, तो शिवसेना के अलावा उनके कौन ऐसा साथ है? इन्होंने अपने राम मंदिर मुद्दा है, हिंदुत्व मुद्दा है, सब मुद्दे हटा दिए थे। आप पढ़ के देख लीजिए, अभी इनका जो अभी घोषणा पत्र आया, ठीक है, जहां सहूलियत हुई। द्विवेदी जी, मेरे साथ नेह श्रीवास्तव साहब भी हैं। नेह साहब, आप गृह मंत्रालय से आते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो एक तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के लिए दिक्कत हो जाएगी, तो मैं आपसे आशा करता हूं कि देश आज आपको देख और सुन रहा है। आप स्पष्ट करें कि स्पष्ट प्रमाण भारत में रहने के नागरिकता का आखिर क्या होगा और किसी को क्यों डरना चाहिए? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ किसी ने डरना चाहिए, तो किसने कहा तो डरना चाहिए, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। द्विवेदी जी, आप रुकिए, नेह श्रीवास्तव साहब जवाब दे रहे हैं। नहीं जी, मनीष जी, इसमें लॉजिकल होने की जरूरत है, बिकॉज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, इसको अगर आप बैक ट्रैक करें तो ये जो 3 थियोक्रेटिक कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहां पर जो पार्टीशन के बाद से जो भी रेगुलर जो सताए गए लोग थे, हिंदू, बेसिकली वो हिंदू थे, और इसलिए आज इसको आप, मेरा ख्याल है, रिलीजियस आईने से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ हिंदू, जैन, पारसी, सिख और बाकी लोग हैं। जी हाँ, 6 पंथ लेकिन मुसलमान नहीं है। बट सोच के देखिए कि क्या इन तीनों कंट्रीज में, ये थियोक्रेटिक कंट्रीज हैं, और ये तीनों कंट्रीज, इनमें से कोई मुसलमान नहीं आया है हिंदुस्तान में। मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट दे रहे हैं ये, इसमें हिंदुस्तान मुसलमान नहीं आया हुआ। आप होम मिनिस्ट्री के अफसर हैं, जो आप कह रहे हैं वो होम मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट मान लिया जाए? श्रीवास्तव जी, निशांत वर्मा बोल रहा हूं, आप गृह मंत्रालय के अफसर हैं, आप जो कह रहे हैं, क्या वो गृह मंत्रालय भारत सरकार का स्टेटमेंट माना जाएगा?
नहीं निशांत जी, आप मुझे इसे मेरा स्टेटमेंट मानिए, बट समझिए इसे। नहीं तो फिर आपका अगर स्टेटमेंट है तो पहले आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा सर। विद ड्यू रिस्पेक्ट पहले आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आप गृह मंत्रालय में हैं, लेकिन आप निजी तौर पे यहां पे अपना बयान और वक्तव्य दे रहे हैं। ये आप पहले क्लियर करिए, वरना मैं इस बात को लेके मानूंगा कि आप गृह मंत्री की तरफ से बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं निजी नहीं, बिल्कुल इसको आप मेरा पर्सनल वक्तव्य माने। पर्सनल वक्तव्य में आप ये बताइए, आपने कहा कि हिंदुओं को वहां पे प्रताड़ित किया गया, आप आंकड़े पेश करिए, आप ईयर वाइज आंकड़े पेश करिए। निशांत जी, बहुत सिंपल सी बात समझिए, ये तीनों थियोक्रेटिक कंट्रीज हैं निशांत जी, और आपको पता है कि जब पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो हिंदू शरणार्थी आए थे सर। 1947 में कितने हिंदू शरणार्थी ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट हुए आपको मिलेगी सर। 1947 में एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कितने हिंदू शरणार्थी ईस्ट पाकिस्तान से माइग्रेट हुए? काइंडली आंकड़े बताइए। Then stop giving this nonsense to the country कि यहाँ पे कम हुए ज्यादा हुए। आपको ये नहीं पता है कि आप क्या लॉ बना रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि एथनिक क्लींजिंग नहीं हुई, आपको ये नहीं पता है कि 1941 के सेंसस को पकड़ के 1947 से 71 तक जो एथनिक क्लींजिंग नहीं, माइग्रेशन हुआ, उसको आप और आपकी पार्टी और आपकी गवर्नमेंट गलत दिखाई देश को। निशांत जी शांत, आपके नाम में निशांत, शांत रहिए आप। अब क्या ब्रेक लेना है निशांत जी, शांत हो जाइए। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर हम बातचीत और चर्चा करने के लिए, यहाँ पर हम एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे। सवाल निशांत जी, जवाब है नहीं। शांत निशांत जी, लॉ बनाने बैठे निशांत जी शांत। क्या नागरिकता संशोधन बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है? एक ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। देश का सवाल में स्वागत है। जी हां, हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर नागरिकता संशोधन बिल को लेकर क्यों मचा है बवाल, क्यों मचा है हाहाकार, और यह आखिर कैसा संघर्ष? क्या फिर सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए किसी की साजिश तो नहीं? अनिर्बान आप लोगों ने, जी हां, आप जिसकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, आप लोगों ने इसका विरोध किया। आपने विरोध 370 का किया, आपने 3 तलाक का किया, लेकिन बीजेपी जो है अपनी पुरजोर ताकत से उसे पास करवा लेती है। देखिए भैया, जब हिटलर जी वो अपने जर्मनी में राज चलाते थे तब भी अपने जोर से वो सब कुछ कर लेते थे। इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक था। तो ये अगर सीएबी की बात किया जाए तो एनआरसी का प्रसंग तो आएगा, और ये एनआरसी के बदौलत हमने देखा कि असम में 100 से ज्यादा लोग, जो कि सारे बांग्ला बोलने वाले मनुष्य थे, इसी देश के नागरिक थे, अर्थात बंगाली थे, हिंदू मुसलमान मिलाकर 100 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके थे। 5 हिंदू बंगाली को अल्फा ने गोली से मार दिया। तो ये जो हत्या लीला हुआ था, उसके साथ अगर आप पूरी प्रक्रिया को जोड़ेंगे, आप देख पाएंगे कि ये सिर्फ मुसलमान के खिलाफ है, ऐसा ही नहीं, ये एक जातिवादी प्रक्रिया भी है, जिसमें आप टारगेट कर रहे हो स्पेसिफिकली बंगाली लोगों को। और इसके तहत वेस्ट बंगाल में आरएसएस के वर्कर थे निबास सरकार, आप ये नाम याद रखिए, निबास सरकार एक हिंदू बंगाली आरएसएस वर्कर थे, उन्होंने आत्महत्या किया। अनिर्बान, ये तक आपने नहीं माना कि ये केवल बंगालियों को टारगेट करने के लिए करा जा रहा है, इस तरह से आप न कहेंगे। इसका आपके पास प्रमाण क्या है? जी, ये तक अनिर्बान, ये तक आपने नहीं माना कि ये केवल बंगालियों को टारगेट करने के लिए करा जा रहा है, इस तरह से आप न कहेंगे। इसका आपके पास प्रमाण क्या है? जी, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे दूंगा। अभी मैं आपको वही बताता हूं। पहली बात तो है, पहली लिस्ट में जो 40 लाख में 38 लाख थे, उनमें से 38 लाख बंगाली थे, उनमें 26 लाख हिंदू थे, और फाइनल लिस्ट में अमन सिन्हा साहब, आप बंगालियों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा सीधा आरोप अनिर्बान आप पर लगा रहे थे। 12 लाख से 13 लाख हिंदू बंगाली था, तो आप क्या कहेंगे? अमन साहब, देखिए, ये तो इनकी आदत में शुमार है। अब इनको मैं क्या बोलूं? जिस सरकार को वहां की कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला
कि कम्युनल लाइंस पे ये सरकार को चला रहे हैं और इनको इंडाइट किया, ये लोग बैठ के दूसरों को सर्टिफिकेट देंगे। और मैं इनको बता दूं, ये यहाँ पे बैठ के आप शब्द अमन जी, आप झूठ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व का सबसे बड़ा चुनाव जीत के आए हैं। मत बोलिए जी, नहीं कहा है। आपके दुर्गा पूजा पंडाल को रोकने वाले मैटर में कहा है, आप नहीं कहा। मैं आपको कोट कर रहा हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ। ऑर्डर का रेफरेंस दीजिए। आई एम स्पीकिंग विद कन्विक्शन। नहीं, हाई कोर्ट ने कहा है कि कम्युनल लाइंस पे आप इंडाइट किया है आपको। नहीं, आप ऑर्डर का रेफरेंस ही तो दे रहे हैं, दुर्गा पूजा पंडाल वाले मैटर में कहा है। और मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप किसको हिटलर कह रहे हैं? केस नंबर बता दीजिए। आपके हिटलरशाही जो है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी करती होंगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे बड़े सवाल आपके सर्टिफिकेट की आपके विरोध के बावजूद जब जो मुद्दे आए 370 हो, 30 तलाक हो, बीजेपी ने बिल पास करवा लिया। ये मोदी 2 का शक्ति परीक्षण है। आप ये बताइए कि आप इस तरह से कहकर कि बंगालियों को सामने रखकर या पश्चिम बंगाल और पूर्वी राज्यों को सामने रखकर हो रहा है, आपको लगता है कि ये बिल फिर एक बार पुरजोर विरोध के बावजूद पास हो जाएगा? नहीं, मेरा इस बार का विश्वास है कि ये पास नहीं होगा। ये बीजेपी को भी पता है। और जो 3 उपचुनाव हुए बंगाल में, उनमें तीनों सीटों में बीजेपी का जो हाल हुआ, वो उनके नेता चंद्र कुमार बोस, उन्होंने खुद कहा कि ये एंटी बंगाली एनआरसी और सीएबी के बदौलत बीजेपी को हार देखना पड़ा। तो बीजेपी के अंदर ये हड़बड़ी मच गई है कि एनआरसी और सीएबी के लिए हम लोग सारे डूब जाएंगे। अरे तो क्या हर भारतीय जनता पार्टी जिस गति से ग्रो कर रही है, आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि अगले विधानसभा चुनाव में आप लोग कहीं नहीं होंगे। आप बाई इलेक्शन लेके खुश रहिएगा, इलेक्शन हम लोग जीतेंगे। 3 कंट्रीज का नाम जोड़ के क्या फर्क? अच्छा, इन्होंने भी बोल दिया, जरा इनकी बात का जवाब दे दें जी। वैसे ये बताइए हमारे पास कोई भी शरणार्थी आता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत वो नागरिकता पा सकता है। तो आपने 3 राष्ट्रों का नाम लगा के और मुसलमान को छोड़ के आपने क्या तीर मारा? क्या तीर मार लिया? पाकिस्तान में रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं हो रहा है। हमारे बीच एक और वकील बैठे, मैं चाहूंगा कि देश रत्न निगम साहब को बुलाया जाए। निगम साहब 6 पंथ आ गए, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सब आ गए। मुसलमानों का क्या इस्लामी फोबिया है जिसके तहत उन्हें शामिल नहीं किया गया? भले ही पाकिस्तान में अगर उनके साथ प्रताड़ना हो रही है तो निगम साहब और चलाइए कि निशांत वर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहे हैं। देखिए, अरे सिन्हा साहब, मैं देश की तरफ से कह रहा हूँ भैया कि आपके पास 100 से ज्यादा ईसाई देश है, तो ये ईसाइयों को जोड़ने की नौटंकी क्यों कर रहे हैं? अगर आपका ये ग्राउंड, आपका ये ग्राउंड है, 2 ग्राउंड है आपके कि भाई हिंदू कहा जाएगा, तो हिंदू जाएगा नित्यानंद के यहाँ, नित्यानंद के कैलाश में जाएगा। हम तो हिंदू राष्ट्र नहीं है। आप भी चले जाओ, आपके परम मिनिस्टर्स ने एडमिट किया है पाकिस्तान सरकार ने। 150 देश, आप इमरान खान से भी आगे बढ़ के पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान की वकालत करिए, आप छोड़ दीजिए। जिन्ना की मजार में मत, आप इमरान खान से आगे बढ़ के पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। देश का डेटा लेके पाकिस्तान परस्त कौन है इस देश ने देखा है। मेरे मुंह ना खुलवाइए, मैं मोदी से लेके आप तक गिना दूंगा एक वाक्य। देखिए, आपके सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत नहीं है। आप तो खुद इमरान खान से आगे बढ़ के बात कर रहे हैं। नहीं, अमन जी कह रहे हैं एक और अधिवक्ता से आगे बढ़ के बात करिए। एक और अधिवक्ता देश का सवाल में जो मैंने आपसे सवाल किया उसका जवाब दें निगम साहब। अरे भाई, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? लग रहा है आप कुर्सी पे। देखिए, मैं साफ बता दूं, निशान जी, देश रत्न निगम, देश का सवाल है, देश रत्न। ये स्कूल ड्रॉप आउट जैसी बातें ना करें। स्कूल ड्रॉप आउट्स को बोलिए। भी कर रहे थे, कोई रिलीजियस परसिक्यूशन। निगम साहब,
निगम साहब आप अपना जवाब दें। ये स्कूल ड्रॉप आउट जैसे डिस्कशन ना करें। मैं आप अपना जवाब दें। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, हम लोग रोज पाकिस्तान से या बांग्लादेश से खबरें पढ़ते हैं कि लड़की को उठा लिया, बलात्कार हिंदू लड़कियों के साथ हो रहा है, खुदकुशी वहां पर हो रही है। ये रोज रोज हम यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए आंकड़ों में ना जाए, प्रताड़ना पे जाए, धार्मिक प्रताड़ना पे वो जाए तो कहाँ जाए। हमने आपके प्रोग्राम में पहले भी बोला। और दूसरा, आप बीच में मत बोले, डोंट टॉक लाइक अ स्कूल ड्रॉप आउट। कहां से आ गया स्कूल ड्रॉप आउट की बात क्या कर रहे हैं आप बताइए। आप दूसरों के घरों का ठेका लिया है, स्कूल से भागे। अरे हम अपने पड़ोसी के घर का ठेका नहीं लेके जा रहे थे, आप दूसरे पड़ोसी मुल्क का ठेका लेने निकले। आप हैं कौन? हम हैं कौन? भागे बच्चों जैसी बातें ना करें। मुल्कों के घर का ठेका लेंगे, वो वहाँ हिंदू पैदा हुआ हो, मुसलमान पैदा हुआ हो, आप वकील जैसी बातें करें, वकील जैसी बातें करें। काम है हमारा नहीं है। आप इनका फीडर डाउन करवाइए ना, मुसलमान प्रताड़ित होता है तो क्या दूसरे देश हमको ये कहेंगे कि हमारे पास निशान जी आप इनको बोलिए ना, आप अपनी बात बंद करें, फिर मैं आगे बढ़ूं। मेरे पास सवालों का एक लंबा फेहरिस्त बनी हुई है। अरे आपके दूसरे बोलने दे तब ना। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए, मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, रोज हम लोग इस तरह की खबरें पढ़ते हैं। दूसरा मैं बड़ा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, अगर ये लागू होता है, इसमें भारतीय मुसलमानों को क्या खतरा है? जो बलात्कार आ रहा है उसके क्या? मैं नहीं समझता हूँ भारतीय मुसलमान हमारे सर आंखों पर। असम में दूसरा मैं बता रहा हूँ, फिर आप लोग बोल रहे हैं। दूसरा, हमारा संविधान का बोझा क्यों बढ़ाना चाहते हैं? हमारे नागरिकों के लिए है। भारतीयों में हिंदुओं की संख्या इस तरह बढ़ाना चाहते हैं या खाने को अनाज नहीं है, जीडीपी की एक जाति नौकरी है नहीं, घर है नहीं, पैसे है नहीं, और आप लेके आना चाहते हो? निगम साहब आप अपनी बात रखें, मुझे और भी मुद्दों पर जाना है। निगम साहब आखिरी पड़ाव में मेरे बहस का मेरे पास समय कम होगी। निगम साहब आप अपनी बात पूरी करें। काले कानून लाएंगे, हमसे बात कर रहे हैं। देखिए, इनका फीडर डाउन करें। इन लोगों को आदत है स्कूल के जैसे बच्चे भाग के बात करते हैं वैसे करें। अरे निगम साहब बड़ा साफ है, कोई खतरा नहीं है। मुझे पता है आप तीनों वरिष्ठ वकील हैं। अमन सिन्हा जी हो गए आज देश का सवाल के पैनल में। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि तीन बड़े वकील और तीनों आपस में अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं, लेकिन पहले विचार तो रख लें। देखिए, इनमें से पहले मैं बता दूं, 2 वकील तो कोर्ट में दिखते हैं, एक तीसरा वकील कभी मुझे कोर्ट में नहीं नजर आया। ये मैं अभी साफ कर देता हूं आपको, ठीक है। और दूसरा मैं बता रहा हूं, 57 मुल्क हैं इस दुनिया में, इस्लाम मुस्लिम थियोक्रेटिक स्टेट्स, और वहां पर ये जितने भी मुसलमान हैं, अगर आप अहमदिया बोल रहे हैं, उनको तो मुसलमान ही नहीं माना जाता, जो शिया भी हैं, ये लोग भी हैं, और ये वहां पे भी जा सकते हैं। हिंदू जाए तो जाए कहां? और संविधान हमारे नागरिकों के लिए है। कैलासा में जाए, अकेला हिंदू राष्ट्र हमारे जो इस दुनिया में है। मैंने भारत में, इंडिया ने ठेका नहीं लिया है, आप चले नहीं लिया ठेका किसी का। अनिर्बान आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा, मेरे पास समय कम है। अमन सिन्हा जी आपसे सवाल है कि आखिर जो शरारती पाकिस्तान की तो मानते हैं, लेकिन बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये 2 ऐसे मुल्क हैं जिनको भारत की तरफ से बड़ी आर्थिक मदद दी जाती है, तो ये दबाव उन्हीं मुल्कों पर क्यों नहीं बनाया जाता कि वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए? नहीं मनीष जी, समय समय पे भारत सरकार पूर्व में भी और आज की सरकार भी दबाव बनाते रही है और जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको खड़ा करते रही है। पर भारत की सरकार बांग्लादेश में और किसी भी देश में क्या हो रहा है उसको डिक्टेट तो नहीं कर सकती, लेकिन दबाव बना सकती है। अमन सिन्हा साहब, तो मेरी बहस का अमन सिन्हा साहब, मेरी बहस का वक्त खत्म हो रहा है। उम्मीद है कि आप शायद जैसे पहले बिल आप पास कराते रहे, आपके शक्ति परीक्षण में राज्यसभा में क्या होगा इस पर पेट फंसा है। कोई मेरे साथ तमाम नहीं जुड़े, संविधान नहीं सिखाता, जो है नहीं होने देंगे काला कानून पास, वो बिचारे कानून बनाना आपका अधिकार हो सकता है, जाएंगे नहीं होने देंगे काला कानून पास। और अगर गलती से हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाकर ऑर्डर देश के सवाल में ऑर्डर निशान जी, अमन जी, संविधान नहीं सिखाता नागरिकता पर बैर करना। क्या ये असली मुद्दों से भटकाने के लिए देश में एक साजिश के तहत
हिंदू मुसलमान की सियासत तो नहीं। अरे दोस्तों, ये पब्लिक है, सब जानती है। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, 7:55 पर खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के।